गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग कमलप्रीत, कैसे हो आप? ठीक है सर। जी ईएम वेव का आपने थ्योरी पढ़ लिया था एनसीईआरटी से? सर करा था इंफ्रारेड वेव्स में सर थ्योरी थोड़ी सी थी उसमें सर थोड़ा सा समझा दोगे? बाकी तो पढ़ लिया था सर। एक मिनट मैं देखता हूँ पीडीएफ इंफ्रारेड में क्या दिया हुआ है। जी इंफ्रारेड में क्या दिक्कत है? तो देखो, जो भी हॉट बॉडी होते हैं ना, उससे जो रेडिएशन निकल रहा होता है ना, उसको बोलते हैं इंफ्रारेड। ठीक है, जो भी मान लो कि लोहा गर्म है, ठीक है, या जो भी हॉट बॉडी होंगे ना, ठीक है, वो इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट करते हैं। ठीक है। ओके सर, वो ग्रीन हाउस के बारे में सर दिया था ना थोड़ा सा, उसमें उसके बारे में हाँ, बोलना अर्थ था। का भी ग्रीन हाउस इफेक्ट यही कारण से होता है ना, अर्थ के ज्यादा ओवर हीटिंग होने के कारण। ठीक है, यस सर। तो यही सब दिया हुआ है। गुड इवनिंग स्वानी। ठीक है, तो सबका यूज वगैरह देख लिए ना? यस सर। ओके, सही है। पिछले क्लास में कितने लोग थे आप लोग? सर 10 के राउंड ही थे। 10 के राउंड थे। अनमोल तो सर पिछली क्लास में नहीं था, शायद आज वो अटेंड नहीं करेगा क्लास। अच्छा, अनमोल नहीं था पिछली क्लास में? नो सर। चिराग? हाँ जी चिराग, आपने कॉल किया था बट मैं रिसीव नहीं कर पाया उस टाइम। मैं फिर करूँगा आपको, ठीक है, कल। सर ये डिफरेंट टाइप की सर जो रेज हैं उनकी सर वेवलेंथ को भी याद रखना पड़ेगा। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो, मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट करने से पहले ना हम लोग थोड़ा सा ये रिवीजन कर लेते हैं इसका। ठीक है, रिवीजन करने का मतलब क्वेश्चन कर लेते हैं जो ईएम वेव का था। समझ गए? यस सर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 ये है। क्वेश्चन बोला है कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, गीगाहर्ट्ज का मतलब होता है 10 के पावर 9। ठीक है,
जो फ्रीक्वेंसी होगी ना 5 × 10⁻⁹ हर्ट्ज होगी, ठीक है। वो ट्रेवल कर रहा है मीडियम में, उसका रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी यानी म्यू, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बोला है यानी ER 2 है, और रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी μR जो है वो भी 2 है ना, दोनों 2 है। क्लियर है? यस सर। तो हमसे पूछा है द वेलोसिटी ऑफ मीडियम इन, ठीक है, एज। तो उस मीडियम में वेलोसिटी, अगर हम देखो वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है 1/√μ0 × μ0 ठीक है। लेकिन हमने फिर मीडियम में लिखा था कि किसी मीडियम में जो स्पीड होगा अभी, ठीक है, वो होगी C/√μR × है ना। यस बोलो। सर। तो Vm का वैल्यू आ जाएगा, C का वैल्यू, ये जो इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸, तो ये 3 × 10⁸ अपॉन √μR × ये 2 × 2, ठीक है। तो 2 × 2 4, रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, यानी 3/2 × 10⁸। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.5 × 10⁸, ठीक है। एक पावर में से एक जीरो लाकर इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 15 × 10⁻7। मैंने इसलिए इसको लिखा क्योंकि जो आंसर ऑप्शन दिया हुआ है ना वो गैस इंटू 10⁻7 है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा? 15। 15 हो जाएगी ना, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगी। यस। क्लियर है? जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, यस। ठीक है। तो वैक्यूम, ठीक है, और उसका वैल्यू 3 × 10⁸, और मीडियम में होती है वो होती है C, यानी वैक्यूम का स्पीड अपॉन √μR × ER, ठीक है। कल देखा था हमने इसको। यस सर। क्लियर है? ये देखो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमने क्या बोला था कि जो एनर्जी डेंसिटी या इंटेंसिटी की बात करें, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी और इंटेंसिटी की बात करें तो दोनों के लिए सेम ही होता है ना। बोलो। अगर हम यस इंटेंसिटी सर। की बात करें तो इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड सेम ही होता है, या ठीक है उसको हम अगर बी के टर्म में लिखना चाहें तो हाफ B0 अपॉन μ0, या हम इसके टर्म में लिखना चाहें तो इंटू C E0² × ठीक है। तो दोनों का वैल्यू सेम ही होगा। क्लियर है? यस सर। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इंटेंसिटी होगा वो सेम ही होगा। क्लियर है? या सॉरी, यस यहाँ पे सर। ये तो टोटली 4 आ जाएगी, ठीक है, अलग अलग के कारण 4 आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है? और टोटल जो इंटेंसिटी होती है यू टोटल, ठीक है, आई टोटल या बात करें आई टोटल, वो या तो इसके टर्म में लिखो तो हाफ B0² अपॉन 2 μ, ठीक है, 2 तो लिख दिया ना मैंने, μ0 × C, या अगर इसके टर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्लियर है? यस सर। हाँ जी। ये क्वेश्चन देखो, बोला है कि एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है 100 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 100 × 10⁻6 हर्ट्ज, ठीक है। एक ट्रेवलिंग वैक्यूम, वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है जहाँ की उसका स्पीड वही हो जाएगा, स्पीड जो होगा वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है तो इसका स्पीड जो वेव का हो जाएगा C 3 × 10⁸, ठीक है, या भी अगर बोले भी जो है C के इक्वल हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
तो बोला है कि ये जो है एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, यानी सी का जो डायरेक्शन है सी कैप वो आई कैप के तरफ है। हाँ जी, सी कैप है वो आई कैप के तरफ है, क्योंकि देखो बोला है कि ट्रेवलिंग वैक्यूम अलोंग एक्स डायरेक्शन, यानी वैल्यू है v, ठीक है, v है वो कितना है 2 × 10⁻8 माइनस है, ठीक है। तो यहाँ से हमें फिर पूछा है e का वैल्यू, कि e क्या होगा, ठीक है। तो e का वैल्यू क्या होगा, तो देखो e का वैल्यू क्या होता है, b, अगर हम बात करें b का वैल्यू e/c होता है, ठीक है, e/c, या हम ऐसे लिख सकते हैं जो e हो जाएगा b × c, है कि नहीं। यस सर। सर वॉइस लैग कर रही है और वीडियो भी आपकी। हेलो, हेलो, b × c। हाँ जी, सभी को क्या, हेलो, यस सर, कर रही है वॉइस लैग। चलो देख लेता हूँ। ठीक है, तो हेलो, तो देखो e जो होगा वो b × c होगा, है कि नहीं। यस सर। तो b 2 × 10⁻⁻8 और c का वैल्यू 3 × 10⁻8। तो देखो -8 और +8 कैंसिल हो जाएगा और ये 6 आ जाएगी, है कि नहीं। यस सर। तो e का जो वैल्यू आ गया वो 6 आ गया, ठीक है। तो आंसर देखो यार, 6, एक ये है और एक ये है। अब हमें डायरेक्शन चाहिए ना, बोलो। यस सर। तो डायरेक्शन देखो, बी का जो डायरेक्शन दिया हुआ है, बी का जो डायरेक्शन दिया हुआ है वो के कैप दिया हुआ है, और सी का डायरेक्शन आई कैप। तो ई का डायरेक्शन क्या होता है, बता सकते हो। लिखवाया था ना, b × c। ई कैप = b × c, ठीक है ना, b × c ना, ये यस लिखाया सर। था ना, ठीक है। तो b × c, ठीक है। तो बी है के कैप के तरफ क्रॉस आई, के क्रॉस आई करेंगे तो क्या आएगा, जे ना, यस सर जी, पॉजिटिव। के आई करोगे तो पॉजिटिव जे आएगा ना, तो ये जे आ जाएगी, तो ई जो आएगी 6 जे कैप। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि के कैप है, दोनों तो सेम डायरेक्शन में होगा नहीं, क्योंकि देखो बी भी के कैप की तरफ है और ई भी दिखा रहा है के कैप, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। तो ऑप्शन एक ही सही लग रहा है यही, ठीक है। तुम अगर क्रॉस भी नहीं करोगे तो लगा सकते हो, क्योंकि तीनों अलग अलग डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अगर बी हो गया के में, ठीक है, और वेव एक्स में जा रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में ही जाएगा, यानी जे डायरेक्शन ही होगा। पॉजिटिव निगेटिव हम यहाँ से चेक कर सकते हैं क्रॉस से, ठीक है। तो यहाँ तो सब पॉजिटिव ही दिया हुआ था, तो एक यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। यस सर। ओके, यहाँ पे देखो एक चीज, हमने एक फार्मूला लिखा था, ω = k × v, या v = ω/k। v जो है स्पीड ऑफ वेव था, ठीक है, v जो था स्पीड ऑफ वेव था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन देखो, इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दे दिया है और पूछा है वेलोसिटी ऑफ वेव पूछा है। तो हमने बोला था कि अगर इस तरह का इक्वेशन है E = E0 sin ω t - kx मान लो, या kx - ω t, कुछ भी मान लो, ठीक है, kx - ω t। तो t के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो ओमेगा होता है, तो यहाँ t के साथ जो कोफिशिएंट है ये है, तो यहाँ से जो ओमेगा आ जाएगा 10 × 10⁻10, ठीक है।
और x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो k होता है, तो यहाँ से k का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 500 इंटू 500। ठीक है, क्लियर है ये? यस तो यहाँ से अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ वेव जो हो जाएगी इस मीडियम में, हमने बोला था कि जनरली जो वेलोसिटी ऑफ वेव होती है वो c के इक्वल होती है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। लेकिन यहाँ पे अलग होगी क्योंकि हमसे वही पूछा ही है, ठीक है, और c के टर्म में ही है तो हमें c को भी लिखना पड़ेगा। तो जो यहाँ से v होगी ओमेगा बाई के होगा, और ओमेगा का वैल्यू 10 इंटू 10 यानी 10 के पावर 11 लिख दो, ठीक है, 10 के पावर 11, 10 के पावर 11 बाई 500। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो बचेगा 10 के पावर 9 बाई 5, और हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 10 के पावर 9 बाई 5, और एक 10 को तुम ले आओ और 10 बाई 5 कर दो और 10 के पावर 8 लिख दो, तो ये 2 आ जाएगी, 2 इंटू 10 के पावर 8। तो वेलोसिटी जो आ गई वो आ गई 2 इंटू v इक्वल टू 2 इंटू 10 के पावर 8। और सी का जो वैल्यू होता है हमें सी के टर्म में ही लिखना है, ठीक है, तो सी का जो वैल्यू होता है वो होता है, सी का जो वैल्यू होता है वो होता है 3 इंटू 10 के पावर 8। दोनों को डिवाइड करोगे तो v बाई सी जो आ जाएगी 2/3 आ जाएगी, तो यहाँ से v जो आ जाएगी 2/3 इंटू सी, है कि नहीं? यस सर क्लियर है सभी को ये? तो यस इस तरह सर ये सब देखो वो जेईई मेन में आया क्वेश्चन। हाँ जी, कमलप्रीत क्या बोला? सर बीच बीच में ना वॉइस लैग कर रही है। अच्छा, बीच बीच में अभी चाहिए? नेटवर्क कभी लगता है तो ठीक फ्लक्चुएट कर रहा है क्या? यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये बताओ, थम्स अप करो। यस ये तो क्लियर है। ये क्वेश्चन ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो ये सब देखो जो भी क्वेश्चन है ना, जो भी अभी मैंने करवाया ना, सबका सब क्वेश्चन जेईई मेन में आया हुआ है। एक दो और है उसको भी देख लेते हैं, या चलो ये क्वेश्चन जो है ये सेम है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है और मैग्नेटिक फील्ड का पूछा, ठीक है, और वेव जो है वो फ्री स्पेस में चल रहा है, यानी स्पीड उसका सी ही होगा, ठीक है। तो ये कर लेना आप होमवर्क में, ठीक है। तो यस सर ये करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है ना 6-7 क्वेश्चन सब आए हुए क्वेश्चन है। तो देखो पीक वैल्यू आप पूछा है ना, तो हमें पता है कि इंटेंसिटी जो होती है वो हाफ, अगर देखो मैग्नेटिक फील्ड का पीक वैल्यू पूछा है तो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में लिखना चाहे तो हाफ v² बाई पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा है ना, बाई 2 बाई म्यू नॉट इंटू सी, ठीक है। हमें इप्सिलॉन नॉट दे दिया है, म्यू नॉट का वैल्यू तुम्हें पता ही है ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई जो होती है वो 10 के पावर -7 होती है, तो म्यू नॉट आ जाएगी 4 पाई इंटू, तो हमें देखो इंटेंसिटी दे दिया है, म्यू नॉट पता है, सी का वैल्यू पता है, ठीक है, क्योंकि फ्री स्पेस में जा रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल ही होगा। तो हमें बी का वैल्यू पूछा है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इस इक्वेशन से b इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटेंसिटी इंटू म्यू नॉट बाई सी। अगर बी को लिखे तो बी इसके रूट हो जाएगा, ठीक है। यस सर ठीक है, अब तुम इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व कर लो। 2 आई का वैल्यू है, ऐसे लिख दो ना, 92 इंटू 10 के पावर -2, ठीक है, -3 आ जाएगा ना, 3 जीरो है ना, 3 पॉइंट डेसिमल के बाद, तो -3 म्यू नॉट जो आ जाएगी 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 अपॉन सी जो आ जाएगी 3 इंटू 10 के पावर 8। तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा बी का वैल्यू, ठीक है, बी नॉट, क्योंकि यहाँ बी नॉट होती है, ठीक है। यस सर
क्लियर है सभी को ये? तो ये सब क्वेश्चन था, ये सब क्वेश्चन आए हुए PYQ है, ठीक है। सभी क्वेश्चन जो है EM वेव के PYQ है, ठीक है। तो ये अपना EM वेव हो गया, ठीक है। तो हम अपना AC भी हो गया, EM वेव भी हो गया। अब हम लोग आते हैं मॉडर्न फिजिक्स पे, ठीक है। बढ़े आगे। यस सर। तो देखो मॉडर्न फिजिक्स है ना, तो मॉडर्न फिजिक्स में एक्चुअली दो टॉपिक है, ठीक है। दो चैप्टर की तरह हम लोग देखेंगे। ऐसे तो एनसीईआरटी में देखोगे तो 3 चैप्टर बनाए हुए हैं। एक है मैटर वेव हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर आप लोग 11th में पढ़े हो केमिस्ट्री में? 11th या सर 12th में कभी ठीक है। तो वो देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, वो दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक तरह से रिलेटेड ही है, ठीक है। और फिर आ गया एक न्यूक्लियस का हो जाएगा। न्यूक्लियस में हम लोग रेडियो एक्टिविटी वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो ये, तो देखो मॉडर्न फिजिक्स में अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम लोग वेव की बात, यहाँ पे अभी हम वेव की ही बात करेंगे, ठीक है। कि पार्टिकल वेव, लाइट वगैरह की अभी चर्चा होगा यहाँ पे कि लाइट, क्योंकि देखो होता क्या है ना, अगर हम ये पहले तो ये बता देते हैं कि क्वेश्चन तो मॉडर्न फिजिक्स से अच्छे खासे क्वेश्चन रहते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स से जेईई मेन में, क्लियर है? क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में, नाम तो मॉडर्न फिजिक्स देखकर लग रहा है कि एक ही चैप्टर है, ठीक है। लेकिन 2 से 3 चैप्टर है इसमें, ठीक है। 2 to 3 चैप्टर जो है, ठीक है, चैप्टर है। और क्वेश्चन 3 से 4 रहते हैं, ठीक है। इसमें फिर सेम वही आएगा कि आपको एनसीईआरटी रीडिंग देना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए? हेलो? यस सर। क्लियर है ये? क्लियर है सर। तो इसमें रीडिंग फिर से देना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़े, चैप्टर स्टार्ट करें। यस सर। चलो। तो देखो, जब पहले की बात करें, ठीक है, तो साइंटिस्ट सभी ना, जो लाइट है, ठीक है, नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट है क्या एक्चुअली, लाइट एक्चुअली में पार्टिकल है या एक्चुअली में वेव है, ठीक है। ये बहुत समय तक किसी को क्लियर ही नहीं था कि लाइट पार्टिकल है या वेव है, ठीक है। तो कोई साइंटिस्ट आते थे तो उसको पार्टिकल बोल देते थे, कोई आते थे तो उसको वेव बोल देते थे। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलते रहा, क्योंकि जो लाइट है ना, लाइट का बिहेवियर वो कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है तो कभी वो वेव की तरह बिहेव करता है। क्लियर है ये? यस सर। तो नेचर ऑफ लाइट की बात करें तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, ठीक है। पार्टिकल नेचर कि लाइट जो है पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है या वेव की तरह, ठीक है। तो अलग अलग फेनोमेना देखा गया ना, तो अलग अलग फेनोमेना पे जो है लाइट, जैसे कि रिफ्लेक्शन की बात करें या रिफ्रैक्शन की बात करें, तो ये सब फेनोमेना तभी पॉसिबल है जब लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करे। अगर हम अलग फिर आगे की फेनोमेना देखे, जैसे YDSC देखे या पोलराइजेशन देखे या डिफ्रैक्शन देखे, तो ये सब तभी पॉसिबल है जब लाइट वेव की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो इसलिए पहले बहुत सारा कंफ्यूजन था कि एक्चुअली में लाइट है क्या, ठीक है। तो पहले साइंटिस्ट मानते थे कोई एक ही हो सकता है, या तो पार्टिकल हो सकता है या तो वेव। तो कोई साइंटिस्ट आते थे वो उसको पार्टिकल बोल देते थे, कोई उसको वेव बोल देते थे, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत दिन तक चला। सबसे पहले न्यूटन आया, न्यूटन ने उसको पार्टिकल बोला, ठीक है। न्यूटन एक थ्योरी लेके आया, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। उन्होंने वेव, लाइट को क्या बोल दिया, पार्टिकल। फिर हाइजीन आए, हाइजीन ने बोल दिया कि ये वेव है, ठीक है। हाइजीन आए, उन्होंने वेव थ्योरी दिया और बोला कि वेव है। फिर मैक्सवेल आए। तो देखो कोई मानता नहीं था, क्योंकि न्यूटन उस समय के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो कोई मानता नहीं था कि पार्टिकल और वेव, ठीक है। तो न्यूटन की बात ही सब मानते थे कि पार्टिकल ही है। लेकिन फिर मैक्सवेल आए, मैक्सवेल ने फिर बोला कि वो उन्होंने भी एक EM वेव थ्योरी लाया और उन्होंने वहां पे बोल दिया कि लाइट जो है वेव है। तो जब दो दो साइंटिस्ट बोलने लगे कि लाइट वेव है, तो लोग वेव ही मानना शुरू किए, ठीक है। फिर मैक्स प्लैंक है, ठीक है। फिर भी कंफ्यूजन था ये कि पार्टिकल है वेव है, तो मैक्स प्लैंक है, इन्होंने बोला कि लाइट जो है ना, लाइट दोनों तरह से बिहेव करता है। लाइट एज ए पार्टिकल भी है और
हेलो। हेलो। यस सर। सर वॉइस कट हो ठीक गई है। थी बीच में आपकी बिल्कुल। हाँ, वो मैं बोलना ही रहा था, कुछ कॉल आ गया था। ठीक है। ओके सर। हेलो। ठीक है। तो मैक्सवेल ने बोला कि लाइट जो है वो पार्टिकल, ये मैक्स प्लैंक ने बोला थ्योरी ऑफ लाइट है, उसमें उन्होंने बोला कि लाइट जो है वो पार्टिकल भी है और वेव की तरह भी बिहेव करती है। ठीक है। यस सर। क्लियर है ये बात? यस सर क्लियर है। हेलो। फिर आते हैं हम लोग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है। ठीक है। तो देखो मैक्स प्लैंक ने पार्टिकल को वेव, सॉरी, लाइट को पार्टिकल और वेव दोनों बोल दिया। ठीक है। और फिर आया कि एक है डी ब्रोगली। ठीक है, साइंटिस्ट का ही नाम था डी ब्रोगली। उन्होंने अपना एक हाइपोथेसिस दिया कि लाइट जो है, ठीक है, लाइट जो है वो, फिर उन्होंने मैक्स प्लैंक को सपोर्ट ही किया। इन्होंने बोला कि लाइट बिहेव जो करता है वो वेव की तरह भी बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है। लाइट बिहेव एज बोथ पार्टिकल एंड वेव। ठीक है। तो लाइट जो है ना वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है। और उन्होंने क्या बोला कि उस दोनों के बीच एक रिलेशन ला दिया कि देखो, हाँ सॉरी, मैक्स प्लैंक ने क्या किया था कि लाइट जो है ना, एक तरह से लाइट को उन्होंने बोला था कि फोटोन है। ठीक है। इन्होंने ये नहीं बोला था कि लाइट, इन्होंने बोला था कि लाइट जो है ना वो फोटोन है। ठीक है, एक छोटे छोटे पार्टिकल, देखो पैकेट ऑफ एनर्जी से बना हुआ है। उन्होंने क्या बोला था कि लाइट जो है ना वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है। उस पैकेट्स में उन्होंने पार्टिकल को ही रखा था कि मान लो कि छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी से बना हुआ है। उस पैकेट्स ऑफ एनर्जी को उन्होंने फोटोन बोला था। ठीक है। जो लाइट है वो फोटोन है। ठीक है। फिर यस सर। डिब्रोगली है, डिब्रोगली ने ठीक है, डिब्रोगली ने क्या बोला कि लाइट बिहेव एज ए बोथ पार्टिकल एंड वेव। ठीक है। और इन्होंने बोला कि लाइट जो है वो फोटोन ही है। लाइट जो है वो फोटोन ही है। ठीक है, फोटोन ही है। और वो फोटोन पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है। और उन्होंने बोला कि उस फोटोन का जो एनर्जी है, ठीक है, उस फोटोन का जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो है एच सी अपॉन लैम्डा, या एच इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है। एच सी अपॉन लैम्डा जो एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन अगर हम बात करें ई, तो ये है एच सी अपॉन लैम्डा, या एनर्जी को हम लोग फिर सी अपॉन लैम्डा को फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। ठीक है। सी अपॉन लैम्डा जो होता है ना, स्पीड अपॉन लैम्डा, उसको फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो एच इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग इस तरह से लिखेंगे। ठीक है। और एनर्जी ये, और मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन जो है, ठीक है, जो मोमेंटम पी जो है वो एच अपॉन लैम्डा है। और मोमेंटम को हम मास इंटू वेलोसिटी लिखते हैं, वो एच अपॉन लैम्डा आ जाएगी। ठीक है। यस सर। ठीक है। मैं इसको, तो यहाँ पे तीन टर्म आया। एक ये ई क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है। एच जो है वो है प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है। एच जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। लैम्डा जो है वेवलेंथ है, और म्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। और कोई टर्म नहीं है। पी जो है मोमेंटम है। ठीक है। यहीं पे रहने दो अभी। ठीक है। उन्होंने क्या बोला यस सर। कि लाइट जो है वो दोनों है, पार्टिकल है और वेव भी है। तो अब यहाँ पे देखो एनर्जी, ये उन्होंने मोमेंटम, देखो मोमेंटम जो है वो पार्टिकल के लिए डिफाइन होता है। मोमेंटम टर्म जो है वो पार्टिकल के लिए डिफाइन होता है। और लैम्डा जो है वो वेव के लिए डिफाइन होता है। तो उन्होंने एक रिलेशन ही ला दिया पार्टिकल और वेव के। ठीक है, कि लाइट जो है उसके पास मोमेंटम है, एज ए पार्टिकल भी कर रहा है, उसके पास लैम्डा है। तो लैम्डा
एज ए वेव बिहेव कर रहा है, तो मोमेंटम जो है वो h बाई लैम्डा है। ठीक है, क्लियर है? यस सर, क्लियर। लो, ओके। तो ये तो ये था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अब देखो फोटोन, लाइट जो है वो फोटोन है, ये तो क्लियर हो गया कि फोटोन। अब फोटोन का प्रॉपर्टी, ठीक है, तो फोटोन का ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन। तो पहला जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, पहले प्रॉपर्टी की बात करें तो फोटोन जो है वो ट्रेवल करता है स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रेवल करती है, तो स्पीड ऑफ लाइट सी होगा, सी का वैल्यू 3 × 10⁻⁸ तो ये फोटोन का स्पीड होगा। ठीक है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, यानी फोटोन जब रेस्ट पे रहेगा तो उसके पास कोई भी मास नहीं रहेगा। ठीक है, उसका मास जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन कंजर्वेशन। ठीक है, जैसे हम एनर्जी कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन ये सब पढ़ते हैं कभी कभी। ठीक है, तो फोटोन कंजर्वेशन जैसा है या चार्ज कंजर्वेशन हमने पढ़ा। ठीक है, तो फोटोन कंजर्वेशन जैसा कोई भी ये नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं है। और बोला कि ऑल द फोटोन ऑफ ए पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ प्रोसेस सेम एनर्जी, क्योंकि एनर्जी को हमने लिखा एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, जहाँ की एच प्लैंक कांस्टेंट था, या हमने लिखा एच इंटू फ्रीक्वेंसी। तो अगर कोई फोटोन है, ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम है, मान लो ऑल द फोटोन, मतलब बहुत सारा फोटोन है और सभी का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम है, तो वो सभी का एनर्जी भी सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे एच कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा फ्रीक्वेंसी अगर सेम होगा तो एनर्जी भी सभी का, बोलो, सेम ही होगा सर। सेम ही होगा ना। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि ऑल द फोटोन ऑफ ए पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है सभी फोटोन के पास, तो सबका एनर्जी सेम होगा, चाहे उसका इंटेंसिटी कुछ और हो। ठीक है, इंटेंसिटी की बात हम आगे करेंगे अभी। देखो इंटेंसिटी जो होता है वो होता है, एक तरह से इंटेंसिटी की बात करें ना तो इंटेंसिटी होता है नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है, पर सेकेंड इन गिवन एरिया। मान लो कि एक एरिया है अपने पास, ठीक है, एरिया, इस एरिया पे एक सेकेंड में कितना फोटोन गिर रहा है उसको हम लोग इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो इंटेंसिटी, द इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इम्प्लाई इंक्रीज इन नंबर ऑफ फोटोन। ठीक है, तो इंटेंसिटी अगर बढ़ेगा, ठीक है, इंटेंसिटी अगर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा। ठीक है, समझ गए? यस सर। ठीक है, तो इंटेंसिटी का इंक्रीज अगर होगा ना, इंटेंसिटी, तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। अगर मान लो कि एक मीडियम ये है, ठीक है, मीडियम वन और मीडियम टू, तो लाइट अगर इस मीडियम से अगर इस मीडियम में जा रहा है, तो दोनों मीडियम में, इस मीडियम में और इस मीडियम में फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो प्रॉपर्टी होता है सोर्स का, जो सोर्स लाइट को इमिट कर रहा है ना, जो सोर्स लाइट इमिट, जैसे कि मान लो एक बल्ब है, ठीक है, तो बल्ब लाइट इमिट कर रहा है, तो उस बल्ब के कारण कोई किसी भी मीडियम में अगर हम उसका वेव देखें तो उसका फ्रीक्वेंसी सेम ही होगा। ठीक है, बस चेंज क्या होगा, स्पीड और लैम्डा। ठीक है, बस भी और लैम्डा चेंज, भी जो है वो स्पीड है और लैम्डा जो है वेवलेंथ है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी अगर मीडियम चेंज होने से, मीडियम अगर चेंज होता है, ठीक है, तो मीडियम चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, लैम्डा, वेवलेंथ एंड स्पीड। ठीक है, स्पीड लिख देते हैं, स्पीड चेंज। ठीक है, समझ गए? यस सर। चलो, तो ये था अपना प्रॉपर्टी फोटोन का। अब देखो एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, हमने पीछे लिख लिया है कि एनर्जी क्या होगा, क्योंकि डी ब्रोगली ने बता दिया था कि एनर्जी क्या होगा। ठीक है, तो एनर्जी जो होगा, एनर्जी वो एच इंटू म्यू, ठीक है, या एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन एच सी बाई लैम्डा, या एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है वो एच इंटू म्यू। ठीक है, म्यू जो है फ्रीक्वेंसी है, अगर वेवलेंथ के टर्म में लिखना हो तो एच सी बाई लैम्डा, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में एच इंटू म्यू। जहाँ की एच जो है ना, एच जो है ना, एच जो है वो है, एच का जो वैल्यू है ना वो है प्लैंक कांस्टेंट, एक को बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, एच जो है वो प्लैंक
कांस्टेंट है, ठीक है, और इसका जो वैल्यू होता है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड पर सेकेंड नहीं, जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। तो ये यस सर। याद कर लेना आप से, ठीक है, एच का वैल्यू याद कर लेना, ठीक है। तो एच सी अपॉन लैम्डा। तो अगर हम एनर्जी को लिखें, अगर हम एनर्जी को लिखें तो एनर्जी इक्वल टू, यहाँ तक क्लियर है सभी को? सर जब लाइट वन मीडियम नदर मीडियम ट्रैवल करती है तो एक तो स्पीड चेंज होती है, एक और का क्या चेंज होता हाँ, है उसका सर? वेवलेंथ, वेवलेंथ, ठीक है। ओके सर। देखो स्पीड, ठीक, स्पीड और वेवलेंथ चेंज होती है, ठीक है। देखो फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, फ्रीक्वेंसी वो होती है स्पीड अपॉन, यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी स्पीड अपॉन वेवलेंथ। जो फ्रीक्वेंसी होती है स्पीड अपॉन वेवलेंथ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट जैसे यहाँ पे देखा था ना मैंने, आर इक्वल टू वी बाई आई, ठीक है, ये सॉरी, वी वी इक्वल टू आई इक्वल टू वी बाई आर लिखा था ना, यस सर। आई इक्वल टू वी बाई आर। तो यहाँ से आर लिखा था ना, वी बाई आई। तो आर तो प्रॉपर्टी होता है ना मटेरियल का, ठीक है। भी अगर आई चेंज हो, अगर भी चेंज हो रहा है तो आई चेंज होगा, आई चेंज हो रहा है तो भी चेंज होगा, लेकिन आर चेंज नहीं होगा। वहीं सेम दिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम म्यू इक्वल टू स्पीड, स्पीड को भी और वेवलेंथ को लैम्डा लिखे। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अगर मीडियम चेंज होगा तो वहां पे स्पीड चेंज होगा, स्पीड चेंज होने के कारण वेवलेंथ चेंज होगा, है कि नहीं? यस ठीक है। सर। तो हम तो हम स्पीड को ना, स्पीड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ वेव इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे वेव की बात करें, लाइट की बात करें, तो वो सी आ जाएगी, है कि नहीं, स्पीड ऑफ लाइट, यस सर। ठीक है। तो एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी को हमने लिखा एच सी बाई लैम्डा। अब तुम देखो, थोड़ा सा हम एक और चीज पे चर्चा कर लें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। चलो पहले कर लेंगे बाद में। तो एच सी बाई लैम्डा, अब तुम यहाँ पे देखो एच का वैल्यू रखो 6.62 इंटू 10⁻34 इंटू सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा, ठीक है। ये जूल आ जाएगा एनर्जी, ठीक है। तो ये एनर्जी जूल में आ जाएगा। एक होता है एनर्जी का यूनिट, ठीक है, होता है एनर्जी का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, जो कि यहाँ पे इस चैप्टर में सबसे ज्यादा वही यूज होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यूनिट ऑफ एनर्जी ही है, यूनिट ऑफ एनर्जी ही है, ठीक है। इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ना, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। इसका मतलब ये होता है ना कि अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास, मान लो, उसको 1 वोल्ट पोटेंशियल में रखोगे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है उसको 1 वोल्ट पोटेंशियल में रखोगे, तो उसके पास जो एनर्जी आएगा ना, एनर्जी क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी यही होती है ना, चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो यस। अगर 1 वोल्ट को डिफाइन किया गया है, चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, ठीक है, इंटू पोटेंशियल 1 वोल्ट, ठीक है, तो ये आ जाएगी ई, ठीक है। तो यू कितना आ जाएगी ई, ई कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यही क्या है 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट बोला गया है, 1 वोल्ट उसको डिफाइन किया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन को तुम 1 वोल्ट पोटेंशियल में रखोगे तो उसके पास जितना भी एनर्जी होगा उसको हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है। तो ये है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये- तो ये तो आ गया एनर्जी जूल में। अगर हम इसको वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहें, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहे तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो करोगे ना,
तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर तुम लिखोगे इसको 1.6 इंटू 10⁻⁹ से डिवाइड करके लिखोगे तो ये आ जाएगा ऐसे 12,400 अप्रोक्स में अपॉन लैम्डा। और लैम्डा तुम्हें लेना पड़ेगा एंगस्ट्रम में, ठीक है। ठीक है, 1 एंगस्ट्रम जो होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर, है कि नहीं। यस सर। अगर तुम इसको लैम्डा को नैनोमीटर में लेते हो, देखो लैम्डा जो है ना वेवलेंथ ही है, तो उसका भी यूनिट मीटर ही होता है, ऐसा यूनिट, ठीक है। तो अगर तुम लैम्डा को नैनोमीटर में लेते हो तो ये आ जाएगा 1240 अपॉन लैम्डा, ठीक है। ये तब यूज करेंगे जब लैम्डा नैनोमीटर में हो, ठीक है, इन नैनोमीटर, एनएम, ठीक है, नैनोमीटर। तो हमने इसको क्यों लिखा, क्योंकि हमें जब एनर्जी निकालना पड़ेगा ना तो हम बार बार इतना नहीं करेंगे H इंटू C। अगर ये फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो तो इससे डिवाइड करके बार बार ये नहीं करेंगे हम लोग, इतना कैलकुलेशन डायरेक्ट कर दिए कि अगर एनर्जी हमें ये वेवलेंथ पता है तो डायरेक्ट एनर्जी, अगर वेवलेंथ एम्स्टन में पता है तो 12,400 को उससे डिवाइड कर देंगे एम्स्टन से, ठीक है, वेवलेंथ से, तो ये एनर्जी आ जाएगा। अगर ये नैनोमीटर में पता है हमें तो 1240 बाई लैम्डा इन नैनोमीटर डिवाइड कर देंगे तो हमें एनर्जी मिल जाएगा। हम बार बार इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे। क्लियर है ये। यस सर। हाँ, हेलो। हेलो। यस सर। ठीक है, चलो, ये क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो ये एनर्जी का चर्चा हम कर लिए कि एनर्जी कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब हम मोमेंटम पे आते हैं। तो मोमेंटम तो हमने लिख ही लिया है वैसे। ठीक है, वो तो थोड़ा सा इंटेंसिटी भी करना होगा ना। मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो अगर मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम होता है h/λ। और मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मोमेंटम h/λ, h जो है प्लैंक कांस्टेंट और लैम्डा जो है वेवलेंथ, है कि नहीं। यस सर। ठीक है, और अगर हम c को h इंटू फ्रीक्वेंसी लिखे, ठीक है, सॉरी, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी लिखे, स्पीड को लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी हमने लिखा है ना पीछे कि सी इक्वल टू बी लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी लिखना चाहें, ठीक है, तो लैम्डा हो जाएगा C/, फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे रख दोगे तो मोमेंटम वहां से आ जाएगा। मोमेंटम वहां से आ जाएगा, क्या आ जाएगा देख लो, H फ्रीक्वेंसी अपॉन C, है कि नहीं। यस सर। ठीक है, तो ये अगर हम मास ऑफ फोटोन की बात करें, मास ऑफ फोटोन, तो मास ऑफ फोटोन जो है वो आइंस्टीन इक्वेशन से आता है। आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दिया था, एनर्जी और मास जो है वो कन्वर्ट होता है, तो वो होता है E = mc², ठीक है। तो मास ऑफ फोटोन जो आ जाएगा वो आ जाएगा E/c²। अगर हम एनर्जी को hc/λ लिख दें तो इंटू c², तो ये एक c से गया, ये आ जाएगा h/λ इंटू c, है कि नहीं। बोलो। यस सर। हेलो। ठीक है, सभी को क्लियर है ये यहाँ तक।
Yes, sir, clear. हेलो। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ मनीष, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर ना, ये आइंस्टीन का इक्वेशन है। ठीक है, मास और एनर्जी जो है ना आपस में कन्वर्ट होता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है। और ये दोनों के बीच जो रिलेशन है ना वो है ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, Yes, ई sir. इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या था? हाँ, तो उसके बाद देखो, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर था ना, तो यहाँ से हम मास को लिख सकते हैं, मास ऑफ फोटोन ई बाई सी स्क्वायर। ठीक है, ई बाई सी स्क्वायर। और फिर हम देखो ई को लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा। ठीक है, तो एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एच बाई लेमडा सी। ठीक है, तो ये हो गया फोटोन का मास। और एक चीज तो पता है कि रेस्ट मास जो होगा वो 0 होगा। Yes, sir. ठीक है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। ओके, Yes, sir. चलो अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी। ठीक है, ये इंटेंसिटी ऑफ फोटोन। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट या फोटोन सेम बात है। तो इंटेंसिटी जो होता है ना, इंटेंसिटी वो होता है पावर पर यूनिट एरिया। ठीक है, पावर पर यूनिट एरिया। और पावर को हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी बाई टाइम। ठीक है, तो यहाँ से जो इंटेंसिटी एक आ जाएगा, पावर को जगह एनर्जी बाई टाइम लिखो तो एनर्जी इंटू एरिया इंटू टाइम। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. लो, ठीक है, तो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी को डिफाइन किया गया है पावर। ठीक है, या एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, एनर्जी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, कि पर सेकेंड किसी एक यूनिक एरिया, मान लो कि वन वन मीटर स्क्वायर एरिया पे एक सेकेंड में कितना एनर्जी गिर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? पावर। ये इंटेंसिटी। ठीक है, तो Yes, कितना sir. एनर्जी गिर रहा है वो फोटोन पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ से एक चीज और डिफाइन होता है, नंबर ऑफ फोटोन, कि कितना फोटोन गिर रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन नंबर ऑफ फोटोन तो नंबर ऑफ फोटोन जो होता है ना, नंबर ऑफ फोटोन वो होता है पावर अपॉन एनर्जी। ठीक है, कि टोटल पावर अपॉन एनर्जी वो आता है नंबर ऑफ फोटोन। ठीक है, पावर अपॉन एनर्जी जो आएगा, नंबर ऑफ फोटोन एन जो है वो नंबर ऑफ फोटोन है। ठीक है, वो हो जाएगा पावर अपॉन एनर्जी। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटोन का ये फार्मूला है, पावर अपॉन एनर्जी। एन को हम पी बाई ई लिख सकते हैं, और एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, तो जो एन आ जाएगा वो पी इंटू लैम्डा बाई एच सी आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? Clear है, sir. चलो एक एक क्वेश्चन देता हूँ। अब बल्ब ऑफ पावर पावर 100 वाट। ठीक है, इमिट्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ
या फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻10 हर्ट्ज, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ फोटोन emitted by one। कैलकुलेट करो। हेलो। कर रहे हैं सर। ठीक है, क्या करो। हाँ जी, आया। देखो, 33 × 10 अगर हम बात करें पावर की, नंबर ऑफ फोटोन की, तो ये पावर बाय एनर्जी होगा। तो पावर जो है अपना 100 वाट है, और एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं H × फ्रीक्वेंसी, है कि नहीं? क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमें दिया हुआ है ना। बोलो। हेलो। हाँ जी। और किसी का आया? हेलो। हाँ जी, चिराग, कमलप्रीत आपका आ गया, मनीष, सुहानी, सिद्धार्थ, जसप्रीत। बोल क्यों नहीं रहे हो आप? नहीं आया? क्यों नहीं आया चिराग? फॉर्मूला है ना डायरेक्ट, इसमें तो कुछ करना ही है नहीं। कैलकुलेशन। हाँ, कमलप्रीत, यस सर। आपका कितना आया? सर 33 × 10⁻25। इसी को सॉल्व किया हो ना? यस सर। सर वो जो था ना, सी क्या? अपॉन न्यू फ्रीक्वेंसी लिख दिया था सर, उसमें सी तो सी से कट गया था। नहीं, नंबर ऑफ फोटोन की बात कर रहे हैं ना हम। कहाँ पे?
या नहीं, एक सी देखो, सी स्क्वायर है ना नीचे, इसी की बात कर रहे हो क्या? नहीं सर, नंबर ऑफ फोटॉन्स की। हेलो। हाँ, तो नंबर ऑफ फोटोन में पावर बाई एनर्जी, तो एनर्जी को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ फोटोन में एच सी बाई लैम्डा, या इस तरह से भी लिख सकते हैं ना नंबर ऑफ फोटोन को, पावर अपॉन एच इंटू म्यू। एनर्जी को तो हम एच इंटू म्यू भी लिख सकते हैं ना, एनर्जी को हम एच इंटू म्यू भी लिख सकते हैं, या एच सी अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं। जब एच सी अपॉन लैम्डा लिखेंगे ना, तो पावर, नंबर ऑफ फोटोन ये आएगा, नंबर ऑफ फोटोन ये आएगा। क्लियर है? यस सर। बोलो। ठीक है, तो एनर्जी को हम दो तरह से लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी के टर्म में जो एच इंटू म्यू हो जाएगा, एक वेवलेंथ के टर्म में जो एच सी अपॉन लैम्डा हो जाएगा। गॉट इट? यस सर, क्लियर है। हाँ जी, आगे चलो। उसका चलो आंसर एक ये सर क्या क्वेश्चन है, है? पूरा एग्जैक्ट सर। एग्जैक्ट सॉल्व करना पड़ेगा क्या? देखो ये हो जाएगा 10 10, ठीक है, तो ये तो 24 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस ये 100 बाई 6.2 इंटू 5 इंटू 10 के पावर 24। इसको सॉल्व करके देखो ना, 100 को 2 बार डिवाइड कर दो, एक बार तो इससे करो, 100 डिवाइड 6.62 और डिवाइड 5, तो 3.02 आ रहा है। शायद मनीष ने सही बोला था। ठीक है, 3.02 इंटू 10 के पावर 24। ठीक है, ओके सर। देखिए तो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारा फोटोन निकल रहा है, देख रहे हो? एक 10 वाट का बल्ब कितना फोटोन निकाल रहा है, ठीक है, 100 वाट का बल्ब। समझ गए? यस सर। चलो ये क्वेश्चन करो। इजी है, ठीक है। देखो, नंबर ऑफ फोटोन दे दिया है और वेवलेंथ दे दिया है, ठीक है, तो पावर निकाल लोगे। ठीक है, दो दो केस बोला है, दोनों में S1:2 दो सोर्स है, दोनों का पावर निकाल के रेशियो लेना है। ठीक है, इसको होमवर्क में आप लोग ट्राई कर लेना। अभी रुक जाओ, ये भी होमवर्क में ट्राई कर लेना। ठीक है, इसमें ये देखो, रेडिएशन इज 10 वाट पर मीटर स्क्वायर, यानी वाट पर मीटर स्क्वायर यानी पावर पर मीटर, यानी इंटेंसिटी दिया हुआ है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ यूवी रे, ठीक है, दे दिया है, इंटेंसिटी दे दिया है। ठीक है, 10 वाट पर मीटर स्क्वायर। वेवलेंथ दे दिया है, ठीक है, वेवलेंथ दे दिया है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में। कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन पर 2 सेकेंड पर 2 मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, तो पर सेकेंड पर 2 मीटर स्क्वायर एरिया ना पूछा है, तो तुम पहले तो निकाल लो कि टोटल नंबर ऑफ फोटोन इंटू एरिया कर दोगे ना। ठीक है, तो वो आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? या तुम यहाँ से देखो ना, यहाँ से तुम पावर डायरेक्ट निकाल लोगे। ठीक है, वाट इंटू एरिया कर दोगे तो पावर आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, देखो, इंटेंसिटी इंटू एरिया कर दोगे तो पावर आ जाएगा, पावर बाई एनर्जी कर दोगे तो ये आ जाएगा, इंटू 2 कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन आ जाएगा। ठीक है, ये जो नंबर ऑफ फोटोन आ रहा है ना, ये पर सेकेंड आ रहा है, 1 सेकेंड में कितना निकल रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो इंटेंसिटी देखो 10 वाट पर मीटर स्क्वायर, इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे 2 मीटर स्क्वायर से, तो मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो ये 2 वाट पावर आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड जो आ जाएगी पावर अपॉन एनर्जी, एनर्जी के लिए तुम्हें लैम्डा दे चुका है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो पी लैम्डा बाई एच सी। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ फोटोन आ जाएगा पर सेकेंड, तो 2 सेकेंड में हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ फोटोन जो आ जाएगा वो आ जाएगा पी लैम्डा बाई एच सी इंटू टाइम। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये दिख रहा है? यस सर। ये है इलेक्ट्रॉन इमिशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या है? अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मेटल्स के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लो मेरे पास एक मेटल है, ठीक है, एक मेटल का शीट मान लो ये है। ठीक है, तो ये एक मेटल का शीट है, तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो अब क्या होगा ना कि तुम इस पे एनर्जी दोगे ना, इस पे एनर्जी इंसिडेंट करोगे। एनर्जी कहने का मतलब अगर तुम लाइट इंसिडेंट करोगे कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, एक वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का लाइट इमिट करोगे, तो यानी लाइट के पास एनर्जी है। ठीक है, उस जो लाइट वेव है उसके पास एनर्जी है। ठीक है, या जो फोटोन है वो फोटोन आ रहा है उसके पास एनर्जी है। ठीक है, तो जो भी फोटोन आ रहा है उसके पास एनर्जी है, तो वो एनर्जी क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके ना यहाँ से मेटल प्लेट से हो सकता है कि ये बाहर आ जाए। ठीक है, समझ गए? यस सर। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन एनर्जी इज इंसिडेंट अपॉन द सरफेस। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे इमिशन। तो देखो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी देना पड़ेगा, या पर्टिकुलर वेवलेंथ देना पड़ेगा, या पर्टिकुलर एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, उतना हर एक इलेक्ट्रॉन के बाद देखो जितना भी सरफेस है ना, सरफेस का अपना एक प्रॉपर्टी होता है कि उसमें इतना एनर्जी दोगे तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, कि मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर होगा ना, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग आउट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उस एनर्जी को बोलते हैं हम लोग वर्क फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मिनिमम एनर्जी चाहिए ना, ठीक है, कि फोटोन के पास मिनिमम कितना एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। और इस वर्क फंक्शन को हम लोग फाई से डिनोट करेंगे, या फाई नॉट। ठीक है, हम लोग फाई से ही लिखेंगे ज्यादातर। ठीक है, ये जो फाई हो जाएगी ना, फाई ये हो जाएगी वर्क फंक्शन। ठीक है, और वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन है कि मिनिमम कितना एनर्जी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, ठीक है, सरफेस से। ठीक है, और ये जो वर्क फंक्शन है ना, यस। ये वर्क फंक्शन ना डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल और नेचर ऑफ सरफेस। ठीक है, हर एक मटेरियल का ना, जो भी मान लो कि कॉपर का है या एल्युमिनियम का है, या तो हर एक मटेरियल का एक अपना अलग अलग वर्क फंक्शन होता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये हो गई वर्क फंक्शन की बात। अब देखो टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन। ठीक है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन में हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन को इमिट हम कैसे कैसे किस किस टाइप से करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आया थर्मोइक इमिशन। थर्मोइक इमिशन में क्या होता है, हम लोग हीट कर से हीट एनर्जी देकर, ठीक है, हीट एनर्जी देकर हम लोग बाहर निकालते हैं। कि मान लो कि मेटल को हम गर्म करें तो वो गर्म से क्या होगा, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन और ये बाहर आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम थर्मोइक इमिशन। फील्ड इमिशन जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखेंगे, ठीक है, तो फ्री मेटल जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और हो सकता है कि उस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण ये बाहर आ जाए। तो उस तरह के इमिशन को हम लोग बोलते हैं फील्ड इमिशन। पहला है थर्मोइक इमिशन, हीट एनर्जी देकर। ठीक है, दूसरा है फील्ड इमिशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड देकर। ठीक है, तीसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में होता है लाइट एनर्जी से। ठीक है,
फोटो मतलब लाइट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ये लाइट एनर्जी से, और यही अपने सिलेबस में है, ठीक है, ठीक है। यस सर। तो लाइट एनर्जी से जब हम लोग इमिट करवाएंगे ना, तो उसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ठीक है, समझ गए? यस सर। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? सभी को क्लियर है? हम सब कर दो। चलो, तो हमने बोला कि मिनिमम एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो जो मिनिमम एनर्जी चाहिए ना, ठीक है, उसको बाहर निकालने के लिए, ठीक, तो जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको हम लोग वर्क फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो जो मिनिमम मिनिमम जो एनर्जी चाहिए, एनर्जी टू इजेक्ट, टू मिनिमम एनर्जी नीडेड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे वर्क फंक्शन, ठीक है, जो कि हम लोग फाइव से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो फाइव मिनिमम, ठीक है, अगर हम फाइव मिनिमम की बात करें, ठीक है, तो उस केस में हम इसको अगर फ्रीक्वेंसी से लिखे तो म्यू, ठीक है, एच म्यू, तो अगर इसको हम मिनिमम लेंगे तो उस केस में इसको भी मिनिमम चाहिए ना। हेलो, या अगर हम एच सी अपॉन लैम्डा ले, तो लैम्डा देखो मिनिमम एनर्जी को कम करने के लिए लैम्डा मैक्सिमम होना चाहिए, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो इस मिनिमम, ठीक है, इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, थ्रेशोल्ड, ये है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइट का जो फोटोन का कितना मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, ठीक है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा तो एनर्जी भी मिनिमम होगा, तो वो थ्रेशोल्ड में ही आएगा। या लैम्डा मैक्सिमम की बात करें तो इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है, तो ये जो है मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड, ठीक है, तो मैक्सिमम जो वेवलेंथ रिक्वायर्ड होगा ना, ये सब आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे ना, तो अच्छे से वहां पे भी दिया हुआ है, ठीक है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ जो रिक्वायर्ड होगा उसको हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलेंगे, और इसको हम लोग म्यू मिनिमम को म्यू नॉट से डिनोट करेंगे और लैम्डा मैक्सिमम को लैम्डा नॉट से, ठीक है। तो जब भी नॉट लिखा हो ना तो समझना थ्रेशोल्ड लिखा हुआ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें फाई, ठीक है, तो जो वर्क फंक्शन होगा, वर्क फंक्शन के इतना ही एनर्जी चाहिए ना कम से कम, ठीक है, तो वर्क फंक्शन को हम लिख सकते हैं एच इंटू म्यू नॉट, या एच इन एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो यहाँ से जो म्यू नॉट आ जाएगी वो आ जाएगी वर्क फंक्शन बाई एच, ठीक है, वर्क फंक्शन बाई एच, ठीक है। और जो लैम्डा नॉट आ जाएगी, ये ना, आई बाई एच, और जो लैम्डा नॉट आ जाएगी वो आ जाएगी एच सी बाई फाइव, ठीक है। तो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला आया ना, थ्री, क्योंकि देखो हमने वर्क फंक्शन को क्या लिखा, मैं यहाँ से फिर से लिख देता हूँ कि फाइव इक्वल टू एच म्यू नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, ठीक है। अगर वेवलेंथ के टर्म में लिखे तो वो ये आ जाएगा, और फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखे तो वो, तो यहाँ से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो आ जाएगी वो आ जाएगी आई बाई एच, ठीक है। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो आ जाएगी वो आ जाएगी, इसको नीचे ले आओगे, ठीक है, तो या मैं ऐसे ऐसे लिख देता हूँ अलग अलग, ठीक है। तो ये फाइव वाला एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट को इधर लाओ, इसको नीचे लाओ, तो एच सी बाई फाइव, ठीक है।
यस सर। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके, सभी को क्लियर है ना? तो अब देखो होगा क्या। आइंस्टीन का जो ऑब्जर्वेशन था, एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, वो ये था कि मान लो एक मेरे पास मेटल सरफेस है, ठीक है, मेटल सरफेस है, इसका की वर्क फंक्शन फाई है, ठीक है, इसका की वर्क फंक्शन फाई है। मान लो हम इसको एनर्जी दिए और एनर्जी इतना सफिशियंट है, या मान लो कि अगर एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है, ठीक है, तो एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है। देखो जब एनर्जी दे रहे हैं ना, यानी पावर जो आ रहा है, तो जितना भी फोटोन, बहुत सारे फोटोन आ रहे हैं, ठीक है, तो देखो अगर एक फोटोन, ठीक है, एक फोटोन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन से जाकर टकराता है, ठीक है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से जाकर टकराता है, और अगर उस फोटोन के पास वर्क फंक्शन इतना एनर्जी है, तो वो क्या करेगा, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, ठीक है। तो एक फोटोन का यही काम रहता है कि अगर उसके पास उतना सफिशियंट एनर्जी है, तो एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, ठीक है। तो अगर एन नंबर ऑफ फोटोन गिर रहा है, ठीक है, और सभी के पास उतना सफिशियंट एनर्जी है, ठीक है, सभी फोटोन के पास उतना सफिशियंट एनर्जी है, तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो वन फोटोन जो होता है ना, वन फोटोन, ठीक है, फोटोन कैन, वन फोटोन कैन इजेक्ट इजेक्ट ओनली वन फोटोन, वन इलेक्ट्रॉन। कैन क्यों लगा दिया? कैन इसीलिए लगाया, ELECTR, ठीक है, कैन इसीलिए लगाया कि वो निकाल भी सकता है, नहीं भी निकाल सकता है। निकालेगा कब? जब एनर्जी जो फोटोन का है वो वर्क फंक्शन के कम इक्वल हो तभी, ठीक है, या उससे ज्यादा हो। एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से इक्वल हो या ज्यादा हो, ठीक है। अगर कम हो गया तो वो निकाल ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है यस कि जो सर। इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, ऐसा नहीं कि जो इलेक्ट्रॉन गिर रहा है सभी, जो फोटोन गिर रहे हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, ऐसा नहीं है। अगर ये कंडीशन है कि एनर्जी, जो फोटोन का एनर्जी है, ठीक है, फोटोन का जो एनर्जी है वो मेटल का वर्क फंक्शन से ज्यादा या उसके बराबर होगा, तभी वो निकाल पाएगा, ठीक है। समझ गए? यस सर। तो अगर मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी हमने दिया, जो भी मान लो कि वेवलेंथ, जो भी लाइट का वेवलेंथ लैम्डा या फ्रीक्वेंसी भी, तो हम एनर्जी तो लिख सकते हैं कि एनर्जी जो हो जाएगा एच सी वाई लैम्डा या एच म्यू, ठीक है। तो जो भी एनर्जी हमने सप्लाई किया, मान लो कि एनर्जी जो है वर्क फंक्शन से ज्यादा है, एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो भी फोटोन आएगा उसके पास तो एनर्जी ज्यादा है, तो वो फोटोन क्या होगा, उस फोटोन को एनर्जी मिलेगा, वो तो निकलेगा ही, लेकिन उसको ज्यादा एनर्जी मिल गया ना, जितना निकलने के लिए मिलना चाहिए था उससे ज्यादा मिल गया, तो वो उस एनर्जी को क्या करेगा, अपने काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में लगा देगा, ठीक है। तो वो तो एक तो निकाला, देखो, तो जो भी एनर्जी आया, ठीक है, तो वो एनर्जी दो चीज में गया। अगर मान लो कि सफिशियंट से ज्यादा एनर्जी है, वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी है, तो जो एनर्जी आया वो तो एक गया वर्क फंक्शन को ओवरकम करने में, उसको निकालने में जो एनर्जी लगा सो, और दूसरा जो बचा रहा एनर्जी वो गया उस इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो जो भी एनर्जी सप्लाई किया गया है ना, जो भी एनर्जी सप्लाई किया गया ना, ठीक है, तो जो भी एनर्जी सप्लाई किया गया ना, वो तो एक एनर्जी जो गया वो वर्क फंक्शन में गया, ठीक है, और एक पार्ट जो बचा रह गया वो चला गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन में, ठीक है। तो जो भी एनर्जी हमने दिया था एच सी बाई लैम्डा, ठीक है, ठीक है। हेलो सर वॉइस अजय, कट हो गई थी, रिपीट करना, लास्ट पार्ट बोला है।
अजी तो ये क्लियर है कि जो भी एनर्जी हमने दिया, ठीक है, जो भी एनर्जी हमने दिया वो कुछ पार्ट गया वर्क फंक्शन में और कुछ पार्ट गया। हेलो, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो जो भी एनर्जी हमने दिया ना वो कुछ पार्ट किया वर्क फंक्शन को ओवरकम करने में और कुछ पार्ट किया वो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में, ठीक है, जो वो काइनेटिक एनर्जी उसका मिला वो, ठीक है। यस सर। ज्यादा हो गया क्या आज, ये बताओ, ये सब नहीं सर, ज़्यादा थ्योरी तो नहीं, वगैरह? वो वॉइस कट हो रही थी सर, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, डिले कर रही है सर वॉइस चलो आपकी। आप लोग आज अटेंडेंस भी कम लग रहा है, 6 लोग ही दिख रहे हो आप लोग, 3 3 6, 2 तो मेरा ही दिखा रहा है, एक अर्जेंट कैंसिल वाला, एक मेरा। ठीक है, तो आज रहने देते हैं, ठीक है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ना। ओके सर। हेलो। यस सर। ठीक है, तो देखो आप लोग ना एक बार अच्छे से जो भी आज करवाया गया ना उसको एक बार अच्छे से कर लो, ठीक है, मतलब देख लो यहाँ से और एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग डाल लो, ठीक है, तो फिर वो समझने में इजी आ जाए, आसानी होगा, ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, चलो ठीक है, तो गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर, थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट।